आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट। इसको शॉर्ट में RFT भी कहा जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। सवाल ये उठता है कि हम इस टेस्ट को करते क्यों हैं। जैसा कि इसके नाम से है, रीनल मतलब किडनी काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। तो यही देखने के लिए करते हैं नॉर्मल किडनी का काम क्या होता है। फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन के बाद में ये देखना कि उसमें नॉर्मल जो कंटेंट्स उसमें जो हैं वही, उसके अलावा कुछ तो नहीं है, कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है, कहीं उसकी pH तो ज़्यादा नहीं है, कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, कहीं उसमें शुगर तो ग्लूकोज तो नहीं आ रहा, कहीं उसमें क्रिएटिन तो नहीं आ रहा। ये सब चीज़ देखने के लिए ही करते हैं कि यूरिन जो है नॉर्मल है या नहीं है और किडनी फंक्शन कर रही है ठीक से या नहीं कर रही है। चूँकि हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम केवल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन करना किडनी का नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसमें कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या इसके यूरिन में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें अगर दिखाई देती हैं तो फिर हम उसका इलाज करते हैं। पर हम चूँकि फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम केवल उसके फंक्शन डिसाइड करेंगे। अब किडनी फंक्शन क्या क्या करती है और किडनी के हम नॉर्मल फंक्शन देखने के लिए हम क्या क्या चीज़ टेस्ट करते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिसाइड करें। दिस टेस्ट इज डन टू असेस द फंक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम एक चार्ट बना के डिसाइड करते हैं, बताते हैं हम आपको, उसमें आपको समझने में उसको आसानी रहेगी। और आप देखिए इसमें ये जो 5 ग्रुप में किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं एनालिसिस ऑफ यूरिन, ठीक है। दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ ब्लड, फिर होता है रीनल क्लियरेंस टेस्ट, फिर होता है रेडियोलॉजी एंड रीनल इमेजिंग, फिर होता है रीनल बायोग्राफी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ यूरिन। इसमें क्या होता है, हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से हम ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे एनालिसिस ऑफ यूरिन। इसमें सबसे पहले वॉल्यूम, जो पर डे जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 800 से लेके 2500 ml पर डे। ये डिपेंड करता है यूरिन कभी कभी कम होती है, ज़्यादा होती है, कभी पॉलीयूरिया किसी को होता है जिसको यूरिन बार बार जाना पड़ता है तो उसका यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है वो होता है कलर। यूरिन का जो कलर होता है वो नॉर्मली लाइट येलो कलर होता है। क्यों होता है? ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। जो यूरिन के अंदर जो पिगमेंट होते हैं उनको बोलते हैं यूरोक्रोम, उनकी वजह से जो उसका रंग जो होता है वो लाइट येलो होता है। ये तो हुआ नॉर्मल यूरिन का कलर। अब अगर एबनॉर्मल होगी तो उसमें क्या होगा? पहले तो होगा उसके अंदर ब्राउन येलो कलर होगा, जिसको डार्क येलो कलर भी कहते हैं। ये होगा किसकी वजह से? हेपेटिक जॉइंटिस के कारण, इसको बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। अब इसके अंदर जो कलर होगा वो होगा ब्राउन येलो। अगर यूरिन क्लाउडी एपियरेंस है, उसके अंदर गंदलापन है, मतलब हल्का सा उसके अंदर कहीं पीपीटी जम रहा है, प्रेसिपिटेट अगर जम रहा है, अगर उसके अंदर बर्तन के अंदर या कहीं किसी बर्तन में अगर उसका टेस्ट किया है या उसको एनालाइज करने के लिए उसको यूरिन को किसी पॉट में रखा गया है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है और यूरिन जो होती है क्लाउडी हो जाती है। वो होती है कैल्शियम
फॉस्फेट की वजह से, कि जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो प्रेसिपिटेट होता है, या फिर इसके अलावा यूरेट्स होते हैं, ये मतलब यूरिन से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी वजह से जो क्लाउडी हो जाता है उसका अपीयरेंस। फिर इसके बाद आता है यूरिन का जो फ्रोदी अपीयरेंस हो जाता है, इसमें झाग बहुत होते हैं। ये होता है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर से प्रोटीन जो है वो यूरिन में बाहर निकल रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। इसमें जो यूरिन का जो अपीयरेंस होता है वो फ्रोदी होता है, उसमें झाग बहुत आते हैं। फिर इसके बाद इसके देखते हैं ऑस्मोलरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मल जो ऑस्मोलरिटी होती है वो यूरिन की होती है 50 से लेके 50 MOSM पर kg से लेकर होती है 1200 MOSM पर kg। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.003 से लेकर 1.030। ये डिपेंड करता है कि बॉडी अगर हाइड्रेट है, हाइड्रेट मीन्स बॉडी में अगर सफिशिएंट वाटर है, तो फिर उसकी जो pH होती है वो बढ़ जाती है, और अगर कम है तो pH कम हो जाती है। सुबह के समय जो यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 600 से ज़्यादा होती है, और इस है ना, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो भी 1.008 से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कुछ बीमारी अगर हो उसको, तो क्या होगा, उसमें जो होती है ये ऑस्मोलरिटी चेंज हो जाती है। किस किस में होती है? पहली होती है इन एडवांस यूरिनरी फेल्यूर। मतलब एडवांस यूरिनरी फेल्यूर से मतलब ये है कि यूरिन में जो नेफ्रॉन्स हैं वो काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, और काफ़ी दिन से ऐसी प्रॉब्लम है, उनको बोलते हैं एडवांस यूरिनरी फेल्यूर। तो उसमें जो ऑस्मोलरिटी होती है वो लगभग 300 MOSM पर kg हो जाती है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है वो हो जाती है 1.010। ये फिक्स हो जाती है। इससे मतलब क्योंकि किडनी की जो फंक्शन है ना वो इफेक्टिव हो रहे हैं, और इसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरिएट नहीं होती है और फिक्स हो जाती है। इसके अलावा डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर जो मेलिटस होती है उसमें नहीं होती, लेकिन इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, ये जो इसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 100 से कम हो जाती है, और ये परसिस्ट हो जाती है, मतलब ये फिक्स हो जाती है। अब आती है यूरिन की pH। नॉर्मल जो यूरिन की pH होती है वो कितनी होती है? 4.5 और से लेकर 8। इसका मतलब ये हुआ कि स्लाइटली एसिडिक होती है, क्योंकि अगर ये टोटली एल्कलाइन होगी तो लगभग 7 के आसपास होगी। 7 से नीचे है तो हल्की सी ये एसिडिक हो जाती है। क्यों हो जाती है एसिडिक? एसिडिक इससे कम भी हो सकती है, और कब होगी? जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेंगे या नॉनवेज डाइट लेंगे, तो ये जो pH होती है 4.5 से भी कम हो जाती है। और एल्कलाइन कब हो जाती है? जब हम वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, तो ये pH होती है इसकी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा आता है, मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें बताया था मैंने आपको, पहला हो गया एनालिसिस ऑफ यूरिन। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, एनालिसिस ऑफ ब्लड। जब हम एनालिसिस ऑफ ब्लड पढ़ते हैं तो इसमें हम कुछ चीज़ की टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले ब्लड यूरिया करते हैं। ब्लड का हम टेस्ट लेते हैं, और उसमें सैम्पलिंग करने के बाद में हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर यूरिया की प्रेजेंस है या नहीं है। नॉर्मली यूरिया जो होता है वो लगभग 20 से लेके 40 मिलीग्राम % होता है। लेकिन ये बढ़ कब जाता है यूरिया? ये बढ़ तब जाता है जब ग्लोमेरुलर जो होते हैं वो 50% डैमेज हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो फिल्टर होके ग्लोमेरुलस में आ जाता है, और ये फिर ब्लड में चला जाता है। अब इसके बाद आता है सेकंड, आता है प्लाज्मा क्रिएटिनिन। प्लाज्मा क्रिएटिनिन जो नॉर्मली होता है वो होता है 0.6 से लेके 1.5 मिलीग्राम %। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है।
तो नेक्स्ट जो ब्लड का टेस्ट होता है वो होता है सीरम प्रोटीन लेवल। ब्लड के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोटीन का जो लेवल है वो कितना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल लेवल है ये है 6.7 से लेके 8 ग्राम %। इसमें जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं उनका अलग अलग रेट होता है। एल्ब्यूमिन है जैसे, ये होती है नॉर्मल 3 से लेके 5 ग्राम %। ग्लोब्यूलिन जो रहती है वो होती है 2 से 3 ग्राम %। और जो एग्लूटिन रेशियो जो रहता है वो होता है 1.7 से इज टू 1। और ये रेशियो कभी कभी बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? रीनल फेलियर में या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो जो नेफ्रॉन्स वगैरह जब प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो फिर ये जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला टेस्ट होता है वो होता है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब ब्लड के अंदर जब ब्लड का टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 150 से लेके 200, लेकिन ये बढ़ कब जाता है? ये भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो ये हुए, पहला हुआ एनालिसिस किडनी मतलब जो यूरिन एनालिसिस, दूसरा हुआ आपका ब्लड का। अब तीसरा आता है रीनल क्लियरेंस टेस्ट। तो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था रीनल क्लियरेंस के बारे में, इसमें मैंने आपको ये बताया था उसका एक रेशियो रहता है, उसका एक फार्मूला रहता है। उसमें ये बताया था कि इसमें इंसुलिन का क्लियरेंस और क्रिएटिन क्लियरेंस और यूरिया क्लियरेंस कैसे होता है। तो मैंने आपको इंसुलिन और यूरिया का बताया था, क्रिएटिन का छूट गया था। तो हम यहाँ फिर इन चीज़ों का क्लियरेंस से देखते हैं कि यूरिन से ये कितनी देर में पास हो रही है। फिर इसके बाद आता है रेडियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या फिर रेडियोलॉजी एंड रीनल इमेज। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम यूरिन को एनालाइज नहीं करते, हम इसमें किडनी का एनालिसिस करते हैं। किडनी का एनालिसिस कब करते हैं? जब हमको किसी ऐसे केसेस में, जैसे पथरी का केस, स्टोन इसको कहते हैं, रीनल स्टोन कहते हैं, तो उस समय हम इसको देखने के लिए हम इसका एक्सरे लेते हैं। तो इसके अंदर जो पहला टेस्ट है ए, इसमें होता है लिखा है प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ एब्डोमेन। पेट का हम सिंपल एक्सरे लेते हैं। इस एक्सरे में क्या होता है? इस एक्सरे में हम ये देखते हैं कि जो जो इसके अंदर जो रीनल स्टोन होता है, अगर कहीं स्टोन वगैरह है क्योंकि जितने भी जो स्टोन होते हैं वो ज़्यादातर कैल्शियम बेस्ड होते हैं। क्योंकि बनते क्यों हैं हम आगे बताएंगे आपको। रीनल जो स्टोन होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम बेस्ड होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, इनसे मिलकर बनते हैं। और ये जो होते हैं कैल्शियम, ये होते हैं रेडियो ओपेक होते हैं। तो इसको हम ये देखने के लिए कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, शेप कितना बड़ा है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, मतलब ये कैलस में है, पेल्विक में है, पेल्विक एरिया में है किडनी के, या फिर यूरेटर में है। तो हम इसको ये देखने के लिए इसका टेस्ट हम करते हैं। अब इसके बाद इससे ये पता लग जाता है कि अगर स्टोन का साइज़ अगर बड़ा है तो ये इसमें एक्सरे में आ जाता है ना। रेडियोग्राफ मतलब एक्सरे। तो इसमें ये समझ में आ जाता है कि अगर बड़ा है तो क्लियर दिख जाता है, लेकिन छोटा होता है तो अगर वो कई बार इसमें एक्सरे में क्लियर नहीं आता है। फिर इसके बाद जो दूसरा होता है, जो टेस्ट होता है रेडियोलॉजी का, इसको बोलते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इसको बोलते हैं IVP। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से है, इंट्रावीनस, एक डाई इंजेक्ट करते हैं। ये जो यूरोग्राफिन होती है डाई, इसको इंजेक्ट करते हैं IV, या तो हाथ से या फिर इंग्वाइनल रीजन में इसको IV इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसके एक्सरे लिए जाते हैं 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद और फिर 30 मिनट बाद इसके एक्सरे लिए जाते हैं। तब तक ये डाई जो होती है किडनी से पास हो जाती है आधे घंटे के अंदर। तो उस समय उस एक्सरे लेने से ये पता लग जाता है कि वो डाई जो है वो अगर कहीं स्टोन वगैरह अगर होगा तो ये उसके साइज़ को क्लियर बता देगा कि स्टोन कितना बड़ा है और कहाँ पर है। ठीक है। अब आती है अल्ट्रासाउंड। जो अगला टेस्ट होता है उसको अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनोग्राफी। आपने सुना होगा सोनोग्राफी के बारे में। तो ये जो सोनोग्राफी होती है
वो यहाँ पर इसीलिए की जाती है। उसमें ये सारे टेस्ट नहीं किए जाते हैं, अब आजकल अल्ट्रासाउंड ही करते हैं, क्योंकि आईवीपी जो होती है थोड़ा कॉस्टली पड़ती है और पेनफुल भी रहती है, तो इसलिए। और दूसरी जो पहले बताई थी रेडियोग्राफी के अंदर, क्योंकि अक्सर स्टोन छोटे रहते हैं और वो प्लेन रेडियोग्राफ के अंदर या प्लेन एक्सरे में वो कई बार नहीं आते क्लियर, तो अब अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत सिंपल मैकेनिज्म है और ये इट इज़ हार्मलेस मेथड, मतलब इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती और नुकसान भी नहीं होता। और इसके अंदर जो करते हैं, इसमें एवेल्यूएट साइज, शेप, पोजीशन ऑफ किडनी टू डिटेक्ट ट्यूमर, स्टोन, सिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, प्रोस्टेट एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड करते कैसे हैं, ये भी एक अलग प्रोसेस है। इसमें एक साउंड की जो वेव होती है वो क्रिएट की जाती है, एक आवाज़ क्रिएट की जाती है और एक रिसीवर होता है इसके अंदर ऊपर, उस रिसीवर से उस साउंड को रिसीव किया जाता है। बीच में कहीं कहीं वो साउंड जो है वो इंटरप्ट होती है, तो जहाँ उससे वो टकराती है स्टोन से या किसी चीज़ से, तो वहाँ पर वो ये बताती है कि यहाँ पर इसका स्टोन है। तो इससे ये पता लग जाता है कि ये कहाँ पर स्टोन है और कितना बड़ा साइज़ है और किस जगह पर है। इसके बाद जो थर्ड आता है ABCD, ये आता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आपने सुना होगा CT स्कैन के बारे में। ये एक मशीन से होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें CT स्कैनिंग किया जाता है, इसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड मीन्स कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर काम करता है उसके अंदर और कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। और टोमोग्राफी मीन्स वो उसको बोलते हैं उसमें एक इमेजिन अलग अलग पिक्चर ली जाती है अलग अलग एंगल से, और उसके अंदर उसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैनिंग। इसे पता कैसे लगाते हैं, इसमें जो किडनी और उसके सराउंडिंग अगर कोई एबनॉर्मलिटी अगर होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट आता है E, रेडियो न्यूक्लियोसाइड स्टडीज़। इसमें क्या करते हैं, इसमें इंजेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव एक कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं, विच आर कंसनट्रेटेड एंड एक्सक्रीट बाय द किडनी से वो एक्सक्रीट होती है। उसमें रेडियो एक्टिव चेंजेस देखते हैं किडनी के अंदर क्या क्या, और उसको रिकॉर्ड करते हैं गामा कैमरे से। तो इससे ये पता लगता है कि किडनी के अंदर कोई अगर रेडियो एक्टिव अगर कोई चेंजेस हैं तो उसको कैसे इसको पता लगाएंगे। इसके बाद लास्ट जो टेस्ट होता है, एनालिसिस होता है, उसको बोलते हैं रीनल बायोप्सी। आपने सुना होगा इसके बारे में, काफ़ी कॉमन है रीनल बायोप्सी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, रीनल बायोप्सी इज़ परफॉर्म्ड परकुटेनियसली फ्रॉम विम सिल्वरमैन निडल। एक्चुअली एक निडल होती है, काफ़ी लंबी होती है, उसको बोलते हैं विम सिल्वरमैन निडल। इस निडल से में एक आगे क्यूरेटर रहता है, छोटा सा क्यूरेटर रहता है, और उससे क्या करते हैं, अंदर किडनी तक उसको ले जाकर एक कैमरे से, कंप्यूटराइज कैमरा रहता है, बाहर मॉनिटर पे देखते रहते हैं कि ये निडल कहाँ तक जा रही है, और वहाँ से एक छोटा सा किडनी का पीस तोड़ के ले आते हैं, उसमें से काट के ले आते हैं, और उसके बाद आगे उसकी अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। उसको बोलते हैं FNAC, है ना। FNAC मतलब क्या हुआ, फाइन नीडल एस्पिरेट साइटोलॉजी। तो जो वहाँ की जो सेल हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं। उससे ये पता लग जाता है कि कहीं किडनी में कोई कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो ये सब देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, इसको बोलते हैं रीनल बायोप्सी। तो इस तरीके से ये टोटल 5 एनालिसिस होते हैं जिससे किडनी का पता लगाया जाता है कि किडनी काम कर रही है नहीं, या प्रॉपर काम कर रही है नहीं, कोई ख़राबी है तो नहीं है इसके अंदर, और अगर है तो फिर हम उसको आगे और टेस्ट रहते हैं उनको करते हैं। ये प्राइमरी टेस्ट होते हैं और इससे हम रीनल फंक्शन का पता लगाते हैं। थैंक यू।